तो नहीं। तो हम व्हाट वी आर डूइंग द फॉसिल्स। तो फॉसिल्स में मैंने आपको बताया था डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल्स का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। वन इज द जो फॉसिल है दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स व्हिच एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। लाइक द रेप्टाइल इट हैज अ टीथ एंड लाइक द बर्ड्स दे हैव बीक, बट like reptile they have teeth in the beak. Second, like birds they have tail but the bones are present in their tail. Bird के और भी फीचर है बेटा, इसमें wings present होते हैं। इसी तरह से the another example of the connecting link is the peripatus, but this is not the part of the fossils. Okay, ये fossils का part नहीं है, ये connecting link का बात आई इसलिए मैं connecting link बता रही हूँ। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कनेक्टिंग। ये तो कनेक्टिंग लिंक्स की बात आ गई। बात हम कर रहे थे यहाँ पे फॉसिल्स की। तो फॉसिल्स जो होते हैं बेटा कैसे बनते हैं, हाउ द फॉसिल्स आर फॉर्म। सबसे पहली चीज तो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड फॉर एग्जांपल फ्रॉम मिलियंस ऑफ इयर्स बैक। ऐसा नहीं होता है कि फॉसिल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में बन गया या 2, 10, 20 इयर्स में बन गए, नहीं बेटा। द फॉसिल्स फॉर्मेशन में टेक्स हंड्रेड्स और मिलियंस ऑफ इयर्स। तो सिंपली क्या होता है, दिस इज सपोज दिस इज द लैंड एरिया एंड दिस इज द वाटर बॉडी। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल और व्हाटएवर, कोई भी एनिमल अगर डेड हो जाता है या अगर कोई सी एरिया में रह रहा है और वो एनिमल डेड हो जाता है, तो देन with the water it washed away and it reaches to the bed। मतलब जो उसका तल है वाटर बॉडी का दैट इज कॉल्ड एज बेड, ओशन बेड या रिवर बेड, उधर चला जाएगा। इट गेट्स सेटल डाउन। उसके ऊपर कंटिन्यूअसली बेटा क्या होती है, मिट्टी आती जाती है, सेडिमेंटेशन होता रहता है। जब सेडिमेंटेशन होगा तो इनिशियली जो इसके ऊपर सॉइल आई है वो गीली है, तो इसका इम्प्रेशन सॉइल के ऊपर बन जाएगा। इसके जो सॉफ्ट पार्ट है जैसे हमारे मसल्स है वो तो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और जो हार्ड पार्ट है उसके इम्प्रेशंस रह जाएंगे। स्लोली स्लोली हार्ड पार्ट भी डिकम्पोज हो सकता है या हार्ड पार्ट विल रिमेन एज इट इज बट दे फॉर्म द इम्प्रेशन। वो इम्प्रेशन बनते जाएंगे धीरे धीरे। इस पर सेडिमेंटेशन, फिर कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद हो सकता है कोई दूसरा सेडिमेंट आ जाए, दूसरा एनिमल आ जाए, फिर इस पे जमा होता जाएगा। लाइक दिस इट फॉर्म्स अ रॉक, कंप्लीट पत्थर बन जाते हैं और जिनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वन मोर क्वेश्चन कि फॉसिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो फॉसिल्स आर मेनली प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंटेशन की वजह से वो रॉक्स बनते हैं। और जब सेडिमेंटेशन होता है और कोई ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन हो जाता है तो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस सेडिमेंटेशन से द एनिमल गेट फॉसिलाइज्ड। अब जरूरी नहीं है कि हरदम फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में ही अवेलेबल। द फॉसिल्स कैन बी ट्रैप्ड। जैसे आप लोगों ने अगर कभी सुना हो तो यूजुअली ग्लेशियर्स में 2000, 10,000 ईयर्स बैक सीड्स मिल जाते हैं बेटा। अब आप ये सोचो 10,000 ईयर्स बैक सीड एक्सकेवेट किया गया और वो वायबल है, वो अभी तक जिंदा है, वो तो फॉसिल ही नहीं बना। यानी कि ऐसे एरिया में जहां पे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है वहां पे वो फॉसिल्स कंप्लीटली एज इट इज फॉर्म में रहते हैं, यानी उनका डिकम्पोजिशन नहीं। कई बार क्या होता है जैसे स्मॉल इंसेक्ट गेट ट्रैप इन द रेजिन। रेजिन क्या होता है, जैसे अगर कोई प्लांट है उसमें कट लग गया ट्री में, तो उसमें से एक्सक्रीशन मतलब सॉरी सिक्रीशन होगा, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में गोंद कहते हैं, गम। देखा होगा नीम के पेड़ को अगर आप ऐसे छील दो तो उसमें से थोड़ा 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 सैप निकलने लगता है और वो फिर सॉलिडिफाई होने लग जाता है और उसको रेजिन या गम कहते हैं। तो अगर वो जब गम निकल रहा है और वो गीला है और उसमें कोई इंसेक्ट ट्रैप हो गया
धीरे धीरे वो गम उसको कवर कर लेगा और वो इंसेक्ट उसके अंदर ही ट्रैप रह जाएगा और वो पूरी तरह से अंदर इंसेक्ट, क्योंकि अब ना तो एयर जा सकती ना बैक्टीरिया जा सकता है, स्टरलाइज कंडीशन है, वो एज इट इज रह जाएगा, यानी इट विल नॉट गेट डिकम्पोज। तो वो फॉसिल्स हमको कहाँ मिल सकते हैं? पहला सेडिमेंट्री रॉक्स में, फॉसिल्स कैन बी प्रेजेंट इन द रेजिन्स, रेजिन्स में भी मिल सकते हैं, वो ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हाउ वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल्स, है ना, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है बेटा? फर्स्ट इज द कार्बन डेटिंग एंड सेकेंड इज द रिलेटिव मेथड। देयर आर 2 मेथड, है ना। कार्बन डेटिंग किस पर काम करती है, यानी ऑन विच प्रॉपर्टी और ऑन विच प्रिंसिपल कार्बन डेटिंग वर्क? तो कार्बन डेटिंग वर्क ऑन द हाफ लाइफ पीरियड। केमिस्ट्री में सर ने बताया होगा, बताया है बेटा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? केमिस्ट्री में हाफ लाइफ पीरियड बताया है बच्चे कभी? नहीं? यस मैम। बताया है बेटा। तो हमें पता है कि मोस्टली सभी एलिमेंट्स में से उनका क्या होता रहता है, सम अमाउंट ऑफ द एलिमेंट गेट लॉस्ट ड्यू टू द रिलीज ऑफ द, कि भाई वो डिकम्पोज होते जाते हैं। डिकम्पोज ऐसा नहीं होता कि गलने लग जाते, क्योंकि उनमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते रहते हैं, ऐसे ऐसा नहीं हो जाते, लेकिन उनके अंदर यूजुअली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जब उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो दैट रिलीज अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो वो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, अल्फा क्या है बेटा? हीलियम पार्टिकल होता है 2He4, हीलियम का ये अल्फा का यही होता है। बीटा जो होती है वो माइनस इलेक्ट्रॉन के जो इक्विवेलेंट होती है, और गामा जो होती है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, बट इट डज नॉट हैव दैट। तो जब कोई भी एलिमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका अमाउंट हाफ रह जाता है, उसका अमाउंट हाफ रह जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। अब ये कोई ऐसा नहीं होता है कि 10 साल के बाद हाफ रह गया, कि आज मैंने गोल्ड का कड़ा बनवाया 5 तोले का 10 तोले का, 20 साल के बाद पता लगा कि वो आधा ही कड़ा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, इट टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो उसी तरह से ही कार्बन डेटिंग, तो हमें पता है ऑल द ऑर्गेनिज्म आर हैविंग द कार्बन, हम सब कार्बन एंड कंपाउंड से बने। अब कार्बन भी बेटा 2 होते हैं, एक सिंपल कार्बन होता है और एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। मैं बता रही हूँ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन केवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से निकलते, और जो रेडियो एक्टिव कार्बन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ उसका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है, देखो C12 नॉर्मल कार्बन है, C14 रेडियो एक्टिव कार्बन, तो C14 का मेरे अंदर कांस्टेंट रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वंस आई डाई, अब वो क्या हो जाएगा, अब मेरे अंदर ना तो नया कार्बन 14 आ रहा, ना मेरी बॉडी से बाहर जा रहा, ठीक है, मेरी बोन्स में वो कार्बन 14 ट्रैप हो गया। अब बेटा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद में ये कार्बन 14, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो इसका टोटल अमाउंट लॉस्ट हो। तो ये हमें पता ही है कि भाई नेचर में, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में अगर याद हो, आपने क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 निकालते हैं, याद है 9th में, कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं बेटा, और वो दोनों आइसोटोप अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं, याद है या नहीं याद है? एक का मास 37, एक का मास 37 होता है और एक का मास शायद 34 35 होता है, कितना होता है? 34 कुछ ऐसा होता है।
तो उसके अपन ने परसेंटेज निकाल के और टोटल उसका एवरेज निकाला था, जो एवरेज आता है 35.5। तो ऐसे ही कार्बन 14 की एक परसेंटेज होती है, वो परसेंटेज हर इंडिविजुअल में कांस्टेंट है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, पेड़ के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, सबके अंदर। अब बेटा हम ये देखते हैं कि जब हम उस फॉसिल को निकालते हैं तो उसमें कार्बन 14 का अमाउंट कितना रह गया है। सपोज रहनी थी वो सपोज 5%, हम सपोज मान के चल रहे हैं कि 5% होना चाहिए कार्बन 14, और हम देख रहे हैं कि उसमें कार्बन 14 का अमाउंट तो रह गया है 1.25%। तो इसका मतलब इसने 2 हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली। फर्स्ट हाफ लाइफ में 5 का कितना हो जाएगा 2.5% फर्स्ट हाफ लाइफ में, और सेकेंड हाफ लाइफ में 2.5 का कितना हो जाएगा 1.25%। तो एक हाफ लाइफ, अगर मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है बेटा इसकी हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, सपोज मैं मान के चलूं 576 ईयर्स होते हैं, सपोज मान के चल रही हूँ बेटा, तो ये 576 और ये भी 576 ईयर्स, और इन दोनों के बाद जो ऐड करके अपना निकला 2 4 5 11 1152 ईयर्स बैक। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हाफ लाइफ पीरियड निकाला जाता है टू फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल। सेकेंड इज द रिलेटिव मेथड, ये सबसे सिंपल है। क्या सिंपल है बेटा, इसके अंदर सिंपली ये निकाला जाता है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सपोज ये रॉक, इसके अंदर हमको डिफरेंट फॉसिल्स मिले, एक फॉसिल हमें यहाँ मिल गया, एक फॉसिल हमें यहाँ मिल गया, एक फॉसिल हमें यहाँ मिल गया, और एक फॉसिल हमें। तो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा होगा बेटा, ये, क्योंकि वो रॉक में सबसे नीचे ही नीचे प्रेजेंट है। और सबसे यंगेस्ट फॉसिल ये होगा। अब मान लो अपन को कोई फॉसिल का केवल इंप्रेशन मिला है, केवल इंप्रेशन मिला, उसका कोई पार्ट नहीं मिला, तो वहां पे हम कार्बन डेटिंग तो नहीं कर पाएंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर हम कैसे एज निकालेंगे, उस चीज में हम इस स्टोन के अंदर कार्बन कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इस स्टोन में कितना कार्बन प्रेजेंट है, वो फाइंड आउट करके और उसका एज निकाल दी जाती है। तो दिस इज हाउ, आपको सिंपली बहुत नॉर्मल रखना है, वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो दैट इज बाय द कार्बन डेटिंग और बाय द रिलेटिव मेथड। And fossils are very important in explaining the evolution. अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक आता है, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं, तो उसमें पहले हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड हमने पढ़ा फॉसिल्स, अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं, अगर हम एम्ब्रियो की स्टडी करें तो देखने पर एट द वेरी अर्ली स्टेज द एम्ब्रियो ऑफ द, आप किसी का भी ले लो, जैसे सपोज एम्ब्रियो ऑफ द ह्यूमन, एम्ब्रियो ऑफ द बर्ड, एम्ब्रियो ऑफ द रेप्टाइल, एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग और एम्ब्रियो ऑफ फिश। अगर हम ये एम्ब्रियो को बहुत अर्ली स्टेज में ले, इस तरह से हमें एम्ब्रियो दिखाई देंगे।
यानी हम एक कॉमन पर्सन तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकती कि विच वन इज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, विच वन इज ऑफ द रेप्टाइल, विच वन इज ऑफ द बर्ड। केवल जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सभी एम्ब्रियो में सेम है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर सेम है? ईच एम्ब्रियो इज हैविंग द टेल रीजन। हर एम्ब्रियो में क्या है प्रेजेंट है? टेल। मैंने ये चीज बनाई है, दीज आर द फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंग्स रीजन पर गिल्स प्रेजेंट होना, दैट इज प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो। हर एम्ब्रियो में, हमारे अंदर भी अर्ली स्टेज में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जो बाद में वोकल कॉर्ड्स में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, जो हमारा साउंड बॉक्स होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, टेल इज प्रेजेंट। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी से ये पता चलता है कि वी ऑल डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। हम लोगों का सबका कॉमन एंसेस्टर है जिनसे हम इवॉल्व हुए हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, और ये क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसका क्या मीनिंग है? इस ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं लोअर से हायरार्की की तरफ। जैसे हम कहते हैं कि फिश से फ्रॉग, फ्रॉग से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स से मैमल्स, इस तरह से। ऐसे ही पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा मोलस्का, एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो वो चीज जब आते हैं तो यहाँ पे ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का क्या मीनिंग हुआ? ध्यान से सुनना बेटा। दैट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज पासिंग थ्रू द स्टेज फ्रॉम विच देयर एंसेस्टर्स इवॉल्व। यानी जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में से हैं तो हम उन स्टेजेस से गुजरते हैं जिनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। एक सिंपल बेसिक देखा जाए तो बेटा हमारा डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जाइगोट से। जाइगोट क्या है बेटा? एक सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर। इसका मतलब वी ऑल इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर बने, फिर इसके अंदर डिवीजन होती है, 4 सेल, 8 सेल। अभी इनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सिंपल सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होके आपने पढ़ा था, बाहर ट्रोफोब्लास्ट की सेल बन जाती है, यहाँ पे इनर सेल मास बनता है जो एम्ब्रियो बनाएगा, ये प्लेसेंटा बनाएगा। क्या हो रहा है? अल्टीमेटली टिश्यू लेवल से ऑर्गन, सॉरी, सेल्युलर लेवल से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इस तरह से इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। यानी वी आर पासिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस फ्रॉम विच वी आर इवॉल्व। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द एम्ब्रियो इज पासिस थ्रू ऑल द स्टेजेस फ्रॉम द फाइलम फ्रॉम विच दे आर इवॉल्व। लेकिन इसको ये कहा गया बाद में कि हम हर उस स्टेज से पास नहीं होते जिनसे हम इवॉल्व हुए। हाँ, कुछ स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस शो करते हैं कि द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो हैव सिमिलैरिटी, और वो बताता है कि वो वी इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। तो ये नेक्स्ट आ जाता है बेटा, थर्ड एविडेंस आ जाता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल एविडेंस।
बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या है? तो सबसे पहले बायोकेमिकल किले कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है। बायोकेमिस्ट्री में हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उन सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग। जैसे मैंने कहा था कि मैं बेटा बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं ग्लूकोज भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मैं अमीनो एसिड्स भी पढ़ाऊंगी, लिपिड भी यानी फैटी एसिड्स भी, न्यूक्लियोटाइड्स भी, न्यूक्लियोसाइड भी, एंजाइम्स भी, यानी जिनसे हमारी बॉडी बनी है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। तो अगर हम बायोकेमिकल एविडेंसेस देखें तो सिंपल सी चीज है बेटा, जो एंजाइम हमारे अंदर डाइजेस्ट करता है, अगर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए या सॉरी स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम हमारे अंदर है, तो यही एमाइलेज एंजाइम फ्रॉग में भी प्रेजेंट है, यही एमाइलेज एंजाइम फिश में भी प्रेजेंट है, और यही एमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द अमीबा यूनिसेल्युलर, यानी अगर उसको भी स्टार्च डाइजेस्ट करना है तो उसके पास भी एमाइलेज है, अगर उसको लिपिड डाइजेस्ट करना है तो वही लाइपेज एंजाइम काम करेगा, यानी मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टाइप। हमारी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। किसी भी एनिमल की सेल ले लो, किसी भी प्लांट की सेल ले लो, प्लांट्स की सेल भी मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज देयर। हम लोगों ने सेल्यूलर स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रखा है ना बेटा, तो वो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसी पर्टिकुलर एनिमल की सेल का नहीं है बेटा, सभी चाहे प्लांट्स की सेल है या एनिमल की सेल है, सभी में वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। मेरे अंदर भी राइबोसोम वही काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। एक बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है उसमें भी राइबोसोम का काम वही है, प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया में भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट में भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। कहने का मीनिंग, द बायोकेमिकल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ सिमिलर टाइप। तो ये एविडेंस ये शो करता है कि वी ऑल इवॉल्व फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, हम सब सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं और डाइवर्सिफाई हुआ है। वो टॉपिक हम पढ़ेंगे किसके अंदर, स्पीसीएशन। ठीक है बेटा, ज्वाइन आप लोगों को दोबारा करना है। तो ये तो हो गए बेटा एविडेंसेस। नाउ हम लोग कुछ टॉपिक कर रहे हैं, करती हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। दे हैव गिवन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, आप लोगों ने पढ़ा, मैम रिज्वाइन करना है, बिल्कुल करना है बेटा। कुछ कंडीशंस दे रखी है, एनसीईआरटी बुक प्लीज जरूर पढ़ लेना, आज पढ़ के कल जब मैं लूंगी क्लास इसी टाइम पे, तो आप लोगों उसमें से डाउट ले सकते हो, एनसीईआरटी बुक में से जरूर से रीड करना बेटा, इवोल्यूशन वाला टॉपिक। और तो उसमें सबसे पहले चीज आती है कि उसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या था बेटा, कि एक एरिया है जहां पे रेड कलर के बीटल्स हैं। कैसे कलर के बीटल है बेटा, रेड कलर के। मैं क्रॉस को बना रही हूं रेड। अब रेड कलर के बीटल जो है, दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द प्रो उनको इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। जब वो उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दे कैन पिक, वो उनको पिक कर लेंगे बेटा। पिक कर लेंगे तो इनकी पॉपुलेशन, यानी कि दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रेडेटर, तो दे कैन पिक दैट। ओके, अब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज। म्यूटेशन मीन सडन चेंज। आपको पता है ना म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय
ह्यूगो डिविरीज। ह्यूगो डिविरीज ने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी कि सडन चेंज होता है जिससे न्यू स्पीशीज बनती है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन। तो सपोज इनके अंदर कुछ किसी एक बीटल में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक्वायर्ड वेरिएशन और इनहेरिटेड वेरिएशन। म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने से अब सारे रेड हैं बेटा, और सपोज 2 ग्रीन हो गए, ये 2 ग्रीन कलर के हो गए, ये रेड का ये। अब क्या हुआ बेटा, प्रेडेटर कैन इजीली आइडेंटिफाई द रेड वन एंड दे पिक देम अप, but they are not able to identify the green because green get camouflage। camouflage का मतलब होता है सराउंडिंग